नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आ रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व प्रमुख डॉक्टर शिवथानु पिल्लई ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया है। शिवथानु पिल्लई ने कहा कि ब्रह्मोस प्रोग्राम से हमने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि भारत पहला देश है जिसके पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, और इस तरीके से भारत ने फिफ्थ नेशन सिंड्रोम को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी 1998 को जब भारत और रूस ने जॉइंट वेंचर यूनिट को स्थापित किया था तो ये एक मील का पत्थर साबित हुई, और 2001 में भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस का पहला सफल प्रक्षेपण भी किया। उन्होंने कहा कि हमने हर चुनौती को स्वीकार किया, और यही वजह है कि ब्रह्मोस की तुलना 21वीं सदी के ब्रह्मास्त्र से होती है। और उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस जैसा शक्तिशाली हथियार भारत को दुनिया में शांति की वकालत करने की ताकत देता है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस सहित ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण विकसित किए जा रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी तक आप लगातार इस बारे में सुनते आए हैं। डिफेंस अपडेट्स में मैं आपको जानकारी देता हूं कि भारत लंबी दूरी के हथियारों पर ज्यादा काम कर रहा है, और अब इसके पीछे का एक बड़ा कारण भी सामने आया है, जो कि सिप्री की रिपोर्ट में कही गई है। सिप्री की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत ने अब अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करना शुरू कर दिया है और नए प्रकार के न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम बनाने शुरू कर दिए हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत लंबी दूरी के हथियारों को इसीलिए तैयार कर रहा है ताकि भारत अपनी परमाणु क्षमताओं को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और साथ ही दोस्तों भारत चीन तक को काउंटर करने के लिए इन मिसाइलों को तैयार कर रहा है, और भारत का लक्ष्य अब चीन हो गया है। इसलिए भारत लंबी दूरी के हथियारों पर जोर दे रहा है। दरअसल दोस्तों लंबी दूरी के परमाणु हथियारों पर भारत का ध्यान चीन के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमताओं को मजबूत करना है। भारत ने 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली अग्नि 5 जैसी अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार किया है। इसके अलावा एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भारत तैयार कर रहा है ताकि भारत अपने एसेट्स की रक्षा कर सके और संभावित खतरों का मुकाबला कर सके। यानी कि भारत अपनी ओवरऑल न्यूक्लियर डिटरेंट को बढ़ाना चाहता है। सिप्री की रिपोर्ट में यह अनुमान भी लगाया गया है कि चाइना का जो परमाणु शस्त्रागार है वो 2022 में 350 वॉरहेड से बढ़कर जनवरी 2023 में 410 हो गया है, और ये लगातार बढ़ता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत के पास करीबन 164 परमाणु हथियार है। यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि भारत का पहला दुश्मन अब चाइना बन चुका है। इसीलिए लंबी दूरी के हथियारों पर ही भारत का ध्यान ज्यादा केंद्रित है, क्योंकि दोस्तों असली चाइना तो बीजिंग वगैरह से शुरू होता है। तिब्बत पर तो उसने अवैध कब्जा कर रखा है। इसीलिए भारत चाहता है कि हमारी भी जो मिसाइलें हैं वो उनकी राजधानी तक पहुंच सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HLFT-42 आप सब जानते हैं कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर विमान होगा, और ये जो एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा वो मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग में क्रिटिकल रोल निभाएगा। और इस विमान में भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम लगा होगा। HAL की तरफ से कहा गया है कि इस परियोजना ने डिजाइन और विकास के मामले में काफी प्रगति की है, और HLFT-42 का जो उद्देश्य है वो तेजस मार्क 2, AMCA और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA सहित अलग अलग फाइटर जेट के मॉडलों की ट्रेनिंग जरूरतों का समर्थन करना है। बाकायदा HAL इस फाइटर जेट के लिए एक हायर थ्रस्ट क्षमता वाला एरो इंजन चाहता है। HAL की तरफ से कहा गया है कि HLFT-42 को पूरा होने में 2 साल और लगेंगे। इसीलिए निजी क्षेत्रों की जो कंपनियां हैं उनके साथ HAL बातचीत कर रही है ताकि वो HLFT-42 के विकास की प्रक्रिया को तेज करने में उनकी मदद कर सके। एक बार ये प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाता है तो HLFT-42 नेक्स्ट जनरेशन के सुपरसोनिक ट्रेनर्स होंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स से बात शुरू की है कि वो 100 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड जो वेपन है उसके कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करे, ताकि कंपनी को इस साल के अंत में ऑर्डर मिल जाए और इनका उत्पादन 2024 से शुरू भी हो जाए। आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट की यात्रा करेंगे इस महीने के अंत में, और भारत 100 किलोमीटर रेंज वाली अपनी 100 का ऑफर इजिप्ट की वायुसेना को भी करेगा, जिसे कि मिराज 2000, MiG-29 फाइटर जेट और राफेल फाइटर जेट में भी लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच अब मल्टी बिलियन डॉलर के रक्षा समझौते होने वाले हैं, जिसमें कि आप सब जानते हैं कि F414 जेट इंजन डील, इसके अलावा 1.8 बिलियन डॉलर के 18 MQ-9B पीडिएटर ड्रोन के सौदे को भी फाइनल किया जा सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि ये जो 18 हथियारबंद ड्रोन है MQ-9B वो अगले 5 सालों में भारत को मिलेंगे। इसके अलावा एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया है 800 करोड़ रुपए का, जो कि 2 MQ-9B ड्रोन को लीज पर इंडियन नेवी के लिए जाने के लिए साइन किया गया। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के 50 से 60
विमानों का और ऑर्डर दे सकती है। ऐसे में अब इंडियन एयरफोर्स ने ये बात सोची है कि वो अब सीधा यानी कि डायरेक्टली जनरल इलेक्ट्रिक से बात करेगी F404 इंजनों के स्पेयर कंपोनेंट्स, ओवरहॉल और मेंटेनेंस एक्टिविटीज के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि तेजस मार्क 1 ने ये फाइटर जेट को F404 इंजन पावर देंगे। इंडियन एयरफोर्स का ये जो फैसला है जो डायरेक्ट बात करने का, वो HAL को बाईपास करेगा और सीधा अमेरिकन इंजन मैन्युफैक्चरर से इंडियन एयरफोर्स संबंधों को मजबूत करेगा। और इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि भारतीय वायुसेना का जो बैटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो बेहतर हो जाएगा, खास करके स्पेयर पार्ट्स को लेकर। और इस सीधी पहुंच से इंजनों के आफ्टर सेल सपोर्ट की भी सुविधा मिलेगी। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो F404 कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए पूरा समर्थन देगा और एक डेडिकेटेड इंजन टेस्ट फैसिलिटी भी जो एयरफोर्स के बेस डिपो लेवल है वहां पर भी स्थापित होंगे, जो कि भारतीय वायुसेना की फ्लीट की जरूरतों को पूरा करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी हाल ही में सोलर इंडस्ट्री के चेयरमैन ने अपना पहला रॉकेट मोटर CDS अनिल चौहान जी को दिखाया था, जिसका इस्तेमाल काउंटर ड्रोन सिस्टम में किया जाएगा और इसमें हार्ड किल और सॉफ्ट किल की क्षमताएं होंगी। साथ ही सोलर इंडस्ट्री के चेयरमैन ने कहा कि यह सिस्टम 2 सालों के अंदर तैयार हो जाएगा, जिसमें कि लेजर और सरफेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी लगी होगी और ये हॉस्टाइल ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करेगा। बता दें कि ये जो मॉडुलर एंटी ड्रोन सिस्टम है वो स्टेशनरी और मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन में डिप्लॉय किया जा सकेगा और इसमें 48 माइक्रो मिसाइलें होंगी, वो भी हार्ड किल क्षमता के साथ, जो कि दुश्मनों के स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ लंबी दूरी से इस्तेमाल की जा सकती हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और अमेरिका मजबूत संबंधों की तरफ बढ़ रहे हैं और कई सैन्य हार्डवेयरों का साथ में मिलकर भी उत्पादन करेंगे, जिसमें कि फाइटर जेट टेक्नोलॉजी हो, इसके अलावा अन्य हथियार हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। क्योंकि अमेरिका इस तरीके की जो सौदे हैं, खास करके डिफेंस सौदे, गिने चुने देशों के साथ करता है। मतलब साफ है कि अब भारत और अमेरिका के बीच जो भी डिफेंस डील होगी वो तेजी से फाइनल हो पाएगी। अमेरिका अपने हाईटेक रक्षा उपकरणों को किसी भी देश को बेचने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन अब भारत के संबंध में वन विंडो क्लियरेंस ने इन डील्स को मंजूरी मिल पाएगी। दरअसल दोस्तों अमेरिका भी चाहता है कि भारत की रूस पर निर्भरता कम हो हथियार खरीदने के मामले में, और यही नहीं, साथ ही जो रशियन हार्डवेयर हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके लिए भी भारत की रूस पर निर्भरता कम हो सके। इसीलिए दोस्तों अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देश भी भारत को हथियारों के ऑफर कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका भारत की विदेश नीति बदलना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत अभी भी रशिया से बड़ी मात्रा में हथियार लेता है। इसी वजह से अमेरिका भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी देने को तैयार हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों भारत और रूस के संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं, वो भी चाइना की वजह से। ऐसा क्यों, वो भी जान लीजिए। दरअसल दोस्तों यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को रशिया से स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। रूस और भारत के बीच किसी भी रक्षा समझौते के लिए भुगतान यानी कि पेमेंट सिस्टम एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जिसका कारण है पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाना। यही वजह है कि रूस की पहुंच डॉलर तक नहीं हो पा रही। भारत और रशिया ने रूबल और रुपए में व्यापार करने की चर्चा की, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। रूस ने अब भारत को बोला है कि भारत उसे चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करे, लेकिन भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। अगर दोस्तों भारत युआन में भुगतान करता है तो इससे चीन की मुद्रा मजबूत हो जाएगी, यानी कि उनकी करेंसी मजबूत हो जाएगी और भारतीय रुपये को नुकसान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन हो रही है। मजबूरन भारत को अमेरिका के साथ जाना पड़ रहा है। न जाने प्रतिबंध कितने सालों तक और कब तक लगे रहेंगे, कोई नहीं जानता रशिया के ऊपर। लेकिन दोस्तों रशिया के साथ भारत की दोस्ती सदाबहार रहेगी, लेकिन चाइना की मुद्रा बीच में आ गई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान ने बड़े अरमानों के साथ रशिया से सस्ता तेल खरीदा और इसकी पहली खेप कराची पहुंच चुकी है और इसे पाकिस्तान की रिफाइनरी में भेजा जा चुका है। दरअसल पाकिस्तान को रशिया से 45,000 मैट्रिक टन तेल मिला है और इसकी दूसरी खेप जल्द ही मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों अब खबरें ये आ रही है कि रूसी तेल से भारत और यूएई मालामाल हुए हैं और पाकिस्तान के हाथ केवल लॉलीपॉप लगा है। पाकिस्तान के अखबार की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के रूसी तेल खरीदने से भारत और यूएई के बिचौलियों ने जमकर कमाई की है। उन्होंने कहा कि रूस से चला तेल पहले भारत पहुंचा, उसके बाद ये भारत के गुजरात से फिर यूएई गया और इसके बाद ये तेल यूएई से फिर पाकिस्तान गया। गुजरात के पास ही पाकिस्तान का कराची पोर्ट है, जहां अब ये तेल उतरा है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे तेल के खेल से भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने जमकर पैसा बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने यह तेल भारत को $52 प्रति बैरल में बेचा और इसके बाद भारत ने इसे यूएई को बेच दिया और इसके बाद यूएई से पाकिस्तान को बेच दिया गया। पाकिस्तान को यह तेल $69 प्रति बैरल में पड़ा और भारतीय खरीदारों ने इस पाकिस्तानी तेल के सौदे में $17 प्रति बैरल की कमाई की। साथ ही ये भी कहा गया है कि रूस और पाकिस्तान के बीच ये करीब 2,50,000 बैरल की डील है। ऐसे में पाकिस्तान के हाथ केवल लॉलीपॉप लगा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाकिस्तान की तरफ से कुछ खबरें आ रही हैं कि इराक अब चीनी निर्मित JF-17 फाइटर जेट को खरीद सकता है और वो इसका चौथा ऑपरेटर बन सकता है।
ये बात तब सामने आई है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इराक की यात्रा की है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और इराक अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इराक की बात की जाए तो इराक भी अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी भी अस्थिरता बनी हुई है, खासकर कि ISI के द्वारा। इसीलिए इराक चाहता है कि उसके पास आधुनिक सैन्य उपकरण हो, जिस वजह से वो नए हथियार खरीद रहा है। यही नहीं, इराक ने डसॉल्ट एविएशन के साथ भी 14 राफेल विमानों की डील को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे कि इराक अपने पुराने F-16IQ फाइटर जेट्स को बदलना चाहता है। राफेल सौदे के अलावा इराक ने चाइना के JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट की 12 यूनिट खरीदने के लिए बातचीत की है, और इन फाइटर जेट्स की खरीद के लिए जो बजट है वो $664 मिलियन का है। दोस्तों, जो ये ब्लॉक 3 संस्करण है JF-17 का, इसको थोड़ा चाइना ने एडवांस कर दिया है, खास करके उन्नत एवियोनिक्स इसमें लगाए गए हैं, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं, इसके अलावा हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों को भी इसमें जोड़ा गया है। हालांकि दोस्तों, इस बात की पुष्टि हम भी नहीं करते कि क्या वाकई में इराक JF-17 फाइटर जेट को लेगा या नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है कि इराक को जिस तरीके की परेशानियां हो रही है उसे देखते हुए हो सकता है कि ये डील हो जाए, क्योंकि इराक के पाकिस्तान के साथ तो संबंध अच्छे ही हैं और पाकिस्तान का चाचा चाइना है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।